सनेचर 10 अगस्त ZBC के उर्दू प्रोग्राम के साथ आसिया वकार का सलाम। इंडिया के बाद शेख हसीना की मंजिल कौन सा देश होगा और क्या बरतानिया, अमेरिका या फिर कोई दूसरा मगरबी कंट्री उन्हें सियासी पनाह देगा? अरशद नदीम को पेरिस में गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। उनके लिए अब तक कितनी इनामी रकम का ऐलान किया गया है? मेरे पापा गोल्ड मेडल लेके आए। नीरज चोपड़ा भाई हैं, वेबर हैं, पीटर, सब अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने बहुत एफर्ट की, लेकिन ये मेरे भाई का दिन था। हमास ने इसराइल को मतलूब तूफान अल-अक्सा के मास्टरमाइंड सनवार को ही नया सरबराह क्यों चुना? और लाहौर का गढ़वी महल्ला और उसके ब्लॉकबस्टर गुलकार, हमें कोई नहीं सिखाता, लोग हमसे सीखते हैं। ये हमारा खानदानी काम है जी, ये तो हम माँ के पेट से ही गाते आ रहे हैं, पेट में ही हमने तान मारना शुरू कर दिया। इन मौज़ूआत की तफसील आलमी खबरों के बाद सुनिए आलमी खबरें जावेद चौधरी की ज़बान। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने कहा है कि उनके यहाँ एक बहुत बड़े ज़लज़ले के आने का खतरा बढ़ गया है और इस इंतबाह के बाद जापान के वज़ीर आज़म ने अगले हफ्ते वस्ती एशिया के सरबराही इजलास का अपना तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया है ताकि वो किसी नागहानी सूरत हाल में अपने मुल्क में मौजूद रहें। On Thursday, a magnitude 7.1 earthquake took place in southwestern Japan. It caused some damage, even spawned tsunami advisories. But afterwards, the Japan Meteorological Agency, one of the world's leading government agencies in earthquakes and tsunamis, put out a megaquake advisory. That's what it's actually called here, revolving around the Nunkai Trough. It's a mega thrust fault line that they're saying over the next 20-30 years, there's a heightened risk of this producing a magnitude 8 or 9 earthquake, but with emphasis on the upcoming week. जापान में ज़लज़लों का आना कोई नई और हैरत की बात नहीं। रेक्टर स्केल पर जुमेरात को जनूबी जापान में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 बताई गई थी। दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इस शिद्दत के ज़लज़ले बड़ी तबाही मचाते, लेकिन इस ज़लज़ले ने जापान में बहुत कम नुकसान पहुंचाया और इसकी वजह से जो सुनामी की पेशगोई की गई थी उसे भी वापस ले लिया गया। लेकिन इस ज़लज़ले के बाद जापान के महकमा मौसमियात की जानिब से एक इंतबाह जारी किया गया है जो कि इससे कबल कभी भी जारी नहीं किया गया। हफ्तों से बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दद मुजाहरों के बाद शेख हसीना वाजिद ने 5 अगस्त को बतौर मुल्क की वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दिया था और वो इसके फौरन बाद इंडिया रवाना हो गई थी। इंडिया के वज़ीर खारिजा एस जयशंकर पहले ही 2 टोक अंदाज में वाज़े कर चुके हैं कि इंडिया शेख हसीना की आखिरी मंजिल नहीं। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा देने के बाद मुख्तसर दौरानिये के लिए इंडिया का दौरा करने की इजाज़त मांगी थी। At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. शेख हसीना के साहिबजादे सुजीब वाजिद का इस हवाले से कहना था कि उनकी वालिदा ने किसी भी मुल्क से सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं की। ऐसी सूरत हाल में ये सवाल उठता है कि इंडिया के बाद शेख हसीना की मंजिल कौन सा मुल्क होगा और क्या बरतानिया, अमेरिका या कोई दूसरा मगरबी मुल्क इन्हें सियासी पनाह देगा? मुबस्सिरीन का कहना है कि ये इस बात पर मुनहसर है कि दीगर ममालिक इस मामले को किस निगाह से देखते हैं। इस खबर की तफसील आप सैरबीन में भी सुन सकते हैं। बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के एक कोऑर्डिनेटर अब्दुल मन्नान मसूद ने फेसबुक की एक पोस्ट में ऐलान किया कि वह सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। उन्होंने लिखा कि शिकस्त खुर्दा ताकतों की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हसन ने तुलबा रहनुमाओं के मुतालबे पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ब्राज़ील की रियासत साओ पाउलो में एक त्यारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में त्यारे में सवार तमाम 61 अफराद हलाक हो गए हैं। वैम्पायर्स एयरलाइन का कहना है कि 2 इंजनों वाला जहाज रियासत पराना के कैस्कोविल से साओ पोलो शहर के हवाई अड्डे के लिए प्रवास कर रहा था जब ये शहर में गिरकर तबाह हो गया। त्यारे में 57 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। मुकामी हुकाम का कहना है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा।
पेरिस में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान के अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो के मुकाबले में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया है। जेवलिन थ्रो फाइनल के मेडल तकसीम की तकरीब में इंडिया के नीरज चोपड़ा को चांदी और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर को कांसी का तमगा दिया गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने और तलाई तमगा हासिल करने के बाद उनके घर मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और उनके लिए कई इनामात का ऐलान भी किया गया है। ने भी भाइयों ने घोड़े चलाए, वो सुरलियां चलाइया, ढोल बजाए, झुमरा पाइया और बहुत खुशी मनाई। तेरी दुआएं के साथ अल्लाह ताला ने आज मैंने कामयाब करता और मैं मेडल जीता। मेडल जीत के पाकिस्तान का मैं नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। मेरे पापा मेरे पापा गोल्ड मेडल लेके आए। नीरज चोपड़ा भाई हैं, वेबर हैं, पीटर, सब अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने बहुत एफर्ट की, लेकिन ये मेरे भाई का दिन था, अल्लाह ताला ने उसको नवाजना था। जैसे ही वो अरशद ने वो सेकंड थ्रो की है तो मैं कहता हूँ कि बस मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी थी और वो खुशी से पागल होने वाले जो मनाजिर थे, जज्बात थे। ऑलमोस्ट 93 थी वो जब वो थ्रो की है, तो मतलब कि हर बंदा जो है ना वो बस फिर ढोल की थाप पे भंगड़े डाल रहा है और उसी टाइम जो है मिठाइयाँ तकसीम होना शुरू हो गई थी, उसी टाइम आतिशबाजी शुरू हो गई थी। मतलब कि हम जो है ना वो अल्लाह ताला ने जो अरशद से वो थ्रो फेंकवाई है ना, उसको देखने के बाद हम मतलब कि 110% हमें यकीन हो गया था कि अब जो है वो इंशाल्लाह गोल्ड हमारा। अरशद ने यह कारनामा 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंक कर सर अंजाम दिया, जो उनके कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। जुमेरात की शब फ्रांस में होने वाले फाइनल मुकाबले में अरशद की पहली थ्रो फाउल करार दी गई। ताहम दूसरी थ्रो ने 2008 में कायम किया गया ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अरशद के कैरियर की सबसे बड़ी जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली छठी सबसे तवील जेवलिन थ्रो थी। अरशद ने इस मुकाबले में अपनी आखिरी थ्रो भी 90 मीटर से ज्यादा फासले पर फेंकी। अरशद नदीम की इस कामयाबी से पाकिस्तानी कौम का उन आलमी खेलों में मेडल के हुसूल का 3 दहाइयों से जारी इंतजार भी बिलाखिर खत्म हो गया। इस शानदार कामयाबी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत सिंध ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी अहमद शहजाद और गुलकार अली जफर ने अरशद नदीम के लिए 10-10 लाख रुपए, जबकि कराची में बिजली की तकसीम कार कंपनी के इलेक्ट्रिक ने अरशद के लिए 20 लाख और पाकिस्तान के निजी बैंक UBL ने भी अरशद को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन की जानिब से भी अरशद नदीम को 50,000 अमरीकी डॉलर बतौर इनाम दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने जनूबी इसराइल में हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए थे और 250 के करीब यरगमाल बना लिए गए थे। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक तकरीबन 40,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं और गजा में निस्फ इमारत तबाह हो चुकी हैं। गजा में 2007 से बरसरे इक़्तिदार हमास को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनिया की हलाकत, जिसे वो हमेशा एक महफूज मुकाम समझते थे, तंजीम के लिए एक तकलीफ दे झटका साबित हुई। हमास को यकीन है कि हनिया को उस वक्त एक टैंक शिकन मिसाइल से हलाक किया गया जब वो अपने फ़ोन पर ब्राउजिंग कर रहे थे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का दावा है कि इस हमले में 7 किलो वजनी वॉर हेड इस्तेमाल हुआ। चंद मगरबी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि इस्माइल हनिया को कमरे की छत में छुपाए गए बॉम्ब की मदद से हलाक किया गया है। गुज़िश्ते हफ्ते आलमी मीडिया की नज़रों के सामने कतर में हमास की क़यादत अपना नया सरबराह मुंतखब करने के लिए जमा हुई। गजा में हमास और इसराइल के दरमियान तकरीबन जारी जंग के बीच पूरे मशरकी वस्ता से वफूद इकट्ठे हुए, तो उनमें से बहुत से रहनुमा अभी तक इस्माइल हनिया की हलाकत की खबर से संभलने नहीं पाए थे।
बंद कमरे में होने वाली बातचीत में हमास की क़यादत को मौजूदा दौर के बहरान और दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक था। तकरीब का इख्तिताम हुआ तो क़यादत का असल इम्तिहान शुरू हुआ। 2 दिन तक हमास की क़यादत बंद कमरों के पीछे इस सवाल पर गौर करती रही कि तंजीम का नया सरबराह कौन होगा। आखिर में उन्होंने याह्या सिनवार को चुना, जो 2017 से गजा में हमास के सरबराह हैं। अगरचे ये इंतखाब बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन होगा, लेकिन जिन लोगों ने 2011 में इसराइली कैद से आज़ादी के बाद से उनका सफ़र गौर से देखा है, वो ये बात जानते थे कि एक ना एक दिन याह्या सिनवार ने हमास की क़यादत संभालनी ही थी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर कराची की पुलिस ने एक शख्स को कब्र में मुर्दा खातून के साथ सेक्स के इल्ज़ाम में कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया है। बुध को 55 साला खातून की वफात के बाद उनकी तदफीन कराची के इलाके कोरंगी के मासूम शाह कब्रिस्तान में हुई थी। अगले ही रोज़ पुलिस को मुकामी लोगों की जानिब से लाश की बेहुरमती की इतला दी गई, जिस पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदलिया को सियासी बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि अदलिया पार्लिमान में बार बार मुदाखलत करता है और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई को वो भी दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टाफियों की तरह बांट दी गईं। एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और हमारी अदलिया इतनी जबरदस्त है कि दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये डैम भी बना सकती है और समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। पाकिस्तान के 2 जुड़वा शहरों सवात और मैंगोरा और उनके गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। मैंगोरा और गिरदोनवा में आने वाले ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 200 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हालिया पुरतशद्दद मुजाहरों के बाद अक़लियती ख़ास तौर पर मुसलमान कम्यूनिटी खौफ और बेचैनी का शिकार है। लेकिन ये फसादात शुरू कैसे हुए और इनके पीछे किसका हाथ था, और अब बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी अपना मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बरतानिया के कई छोटे बड़े कस्बों और शहरों में इस हफ्ते पुरतशद्दुद मुजाहरे और फसादात हुए हैं। हुकूमत ने इन मुजाहरों का जिम्मेदार इंतहाई दाएं बाजू या फार राइट की तंजीमों और नस्ल परस्ताना रुझान रखने वाले अफराद पर आयद किया है। I utterly condemn the far right thuggery we've seen this weekend. इस तशद्दुद का हदफ तारकीन वतन और ख़ास तौर पर मुसलमान थे। पुरतशद्दुद हंगामों की वजह से जनूबी एशियाई और सियाह फाम अफराद खौफ का शिकार हुए। हम लोग बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो खौफ और हिरास है वो बढ़ता जा रहा है। हमें अपने लाइफ के लिए वे स्कैर्ड ना हो। किसी भी सबूत के बगैर एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। रवां बरस खला में जाने वाले 2 अमरीकी खलाबाज हैरी और सुनीता विलियम्स बैनुल-अक़वामी स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं। दोनों खलाबाज अभी तक खला में मौजूद हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दोनों गैर मुअय्यना मुद्दत तक खला में ही फंसे रह सकते हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का तारीखी शहर लाहौर अपने तारीखी मुकामात और पकवानों की वजह से बहुत मशहूर है और शहर में ही वाक़े गढ़वी मोहल्ला भी अपनी सकाफत और मौसीकी के लिए जाना जाता है।
گلوکارہ نصیبو لال اور سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی جسٹن سسٹرز بھی اسی محلے میں رہتی ہیں۔ معروف گلوکارہ ریشما کی قبر بھی گڑھوی محلے میں ہے۔ اس محلے کے بارے میں سنیے نازش فیض کی یہ رپورٹ۔ یہ ہمارا خاندانی کام ہے جی، یہ تو ہم ماں کے پیٹ سے ہی گاتے آ رہے ہیں، پیٹ میں ہی ہم نے تان مارنا شروع کر دیا۔ یہ گڑھوی ہماری روایت ہے، 50 سال سے ہم یہی کاروبار کرتے ہیں۔ گانا ہمارے خون میں، ہم نے کسی سے نہیں سیکھا، ہم سیکھے سکھائے۔ یہ گڑھوی محلہ ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے۔ انڈیا راجستھان سے بلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں رہتے یہاں پہ تقریباً 40 سے 50 سال ہو گئے ہیں انڈیا سے ادھر آئے کو۔ یار ملا دے تو میرا، میں ہو کچھ نہیں منگتی، اسے بھول جا کہاں یہ روپ نے تیرا۔ ہمارے اسی محلے سے ریشما جی، نصیبو لال اسی محلے سے ہوئے ہیں، ان کا بھی نام ہوا ہے۔ ہمارے خون میں کام ہی ہے، ہم راجستھانی ہیں اور گانا جتنا بھی گانے کا لہجہ ہے نا وہ راجستھان کی زبان سے گانا نکلا ہے۔ اگر کسی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے سر، یہ سارے بیٹا ایسے نہیں، سارے گاما، وہ ہمیں بڑے بتا دیتے ہیں یہ ایسے کرنا آپ کے بڑے، ہمارے بہت بڑے اچھے ٹیچر ہیں ہمارے۔ اور ہم رات کو جب کٹھے ہوتے ہیں، بتی لائٹ چل جاتی ہے، ہم سب کٹھے ہو جاتے، پان کھاتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، قوالی بھی گاتے ہیں، شاعری بھی بناتے ہیں، سنگیت بھی بناتے ہیں۔ یہ بہت پیاری بلادری ہے، بہت پیارا ماحول ہے۔ ہم باہر کا کوئی بھی آدمی ہمارے محلے میں نہیں رہتا، سب ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ میوزک مین سب گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پہ صرف میوزک کی میوزک۔ ہمارے گھر میں شادی بیاہ ہوتے ہم یہ بجاتے تھے، شوق سے بجاتے تھے۔ ہمارے کوئی نہ تو فیکٹری ہے نہ کوئی مل ہے، ہم صرف گانے بانے کا ہی بجانے کا کرتے ہیں کاروبار۔ خود ہی کٹھے ہو کے، ہمارے سب لوگ کٹھے ہو کے ہم خود میں خود شکل کرتے ہیں۔ ہم گڑھوی بجاتے ہیں، ہم ڈھولک بجاتے ہیں، ہم طبلہ بجاتے ہیں، باجا بجاتے ہیں۔ ہمارے بچے سب کاروبار یہی کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جو صبح اسکول جاتے ہیں، پھر جیسے یہ گھر آتے ہیں ہم ان کو گانے پہ بٹھا دیتے ہیں کہ آپ گائیں، کیونکہ ہمارا یہ خاندانی کام یہی ہے اور اس کے علاوہ ہم کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ ہمیں وہ آتے ہیں کام۔ میرے بھی ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں جو گاتے ہیں اور ان کو بہت گانے کا شوق ہے، آگے جانے کا شوق ہے، لیکن ہمیں وہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہے جس سے ہمارے بچے آگے جائیں۔ اس بات سے ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے بھی بچے آگے جائیں، یہ اسٹیج پر کھڑے ہوں۔ میرا بھی یہ خواب ہے، میں بھی اپنے بچوں کو دیکھوں۔ سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا۔ ان کو ایک پلیٹ فارم مل جائے نا تو یہ بہت آگے جائے، یقین کر جائے، لوگ انڈیا کو بھول جائے۔ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے۔ تو سمہو میری چیز ماریا، میں تیرے لئی گاریاں وے مر جانیاں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.